हेलो दोस्तों, मास्टरमैन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को, और इससे बनने वाले हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, साथ साथ याद भी करते चलेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। पढ़ते हैं तो हम लोग सब चीज है, लेकिन लैंग्वेज में फंस जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो भी आता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसको समझते चलेंगे, हर एक पॉइंट्स को, कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है वर्तमान समय में और कहां कहां दिक्कत होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अर्थशास्त्र के कुछ सामान्य परिचय को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर अर्थशास्त्र को तोड़िएगा तो एक और आएगा अर्थ और एक साइड शास्त्र। अर्थशास्त्र हो गया, दो भागों में तोड़ दिए। अर्थ का मतलब होता है धन, जबकि शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। बोल सकते हैं कि धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। और इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा ओइकोनोमिया से हुआ था। ग्रीक भाषा ओइकोनोमिया से होता है, जिसका मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन। इकोनोमिया का मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन। इसके अनुसार बोल सकते हैं कि न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पाद को अर्थव्यवस्था कहते हैं। न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पाद को ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब क्या है समझते हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी प्राकृतिक स्रोत है या कहीं ना कहीं सीमित है, जैसे कि कोयला हो गया, पानी हो गया, डीजल, पेट्रोल, जितने भी खनिज हैं, इसको डेली निकाला जाए तो आने वाले दिन में कभी ना कभी समाप्त होगा। कहने का मतलब कि यह सीमित है, लेकिन वही सीमित चीज में से हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करने का कोशिश करते हैं कि अच्छा तरीका से ज्यादा सबको यूज कर सके। यही कहलाता है आपका अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया। अब देखिए, अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, और वेल्थ ऑफ नेशंस के भी लेखक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही अपना एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। जबकि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है विश्वेश्वरैया, और अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी लिखा गया था। पुस्तक लिखे थे चाणक्य, इन्हीं का नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा है, जो कि अर्थशास्त्र रियल में ही अर्थशास्त्र पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक संबंधित है राजनीति व्यवस्था से संबंधित। याद रखिए, पूछा भी गया है चारों चीज कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया है, तो राजनीतिक शास्त्र पर लिखा गया है, राजनीति विषय पे है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में गौर से समझिएगा। अर्थशास्त्र है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाला हो जाएगा अर्थशास्त्र। लेकिन वही चीज हम लोग वहां के, जैसे कि चाइना हो गया, बिहार हो गया, भूटान हो गया, कहीं भी वहां के अर्थशास्त्र को लागू करके देखते हैं तो वह कहलाएगा आपका अर्थव्यवस्था। फिर से समझिए, अर्थशास्त्र क्या हो गया, तो अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। उसको लागू करके देखा जाए उसको कहेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था। वही चीज हम लोग अध्ययन करेंगे वह कहलाएगा अर्थशास्त्र। जैसे कि इंडिया के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, चाइना के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, लेकिन वही लागू करके देखेंगे तो वही कहलाएगा आपका अर्थव्यवस्था। इंडिया के अर्थव्यवस्था या चाइना का अर्थव्यवस्था। क्लियर। इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को भौगोलिक क्षेत्र में लागू करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। याद रखिएगा। अब देखिए, यहां से यहां तक जो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या बन सकता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि बहुत आदमी को समझ में नहीं आया होगा कि यहां से किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ था। तो इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ था, तो ग्रीक भाषा से। और किस वर्ड से हुआ था, तो इकोनोमिया वर्ड से। इकोनोमिया का मतलब क्या होता है, तो संसाधनों का प्रबंधन। अब अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो विश्वेश्वरैया। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। यह कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र जो लिखा गया है पुस्तक, ये किस विषय पर है, तो राजनीति विषय पे है। उसके बाद यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यह सब समझने वाला चीज था। अब यहां पे आते हैं इधर। एक व्यक्ति था रेगनर फ्रिक्स के अनुसार इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र।
मतलब कि व्यष्टि मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब समझते हैं कि छोटा चीज, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पे समझ गया कि माइक्रो यानी कि छोटा। बोल सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जबकि वही बड़ी बड़ी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, अध्ययन करेंगे, यह कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि सॉरी, यहाँ पे देखिए शायद गलती बता दी क्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो व्यष्टि यानी कि माइक्रो, छोटी छोटी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसके जनक है एडम स्मिथ। छोटी छोटी चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे किसी पार्टिकुलर घर के बारे में, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी कोई कंपनी के बारे में, कोई बोल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे, यही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो यानी कि बड़ा, किसी भी बड़े बड़े चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि बोल सकते हैं भारत की आय के बारे में, भारत की बेरोजगारी के बारे में, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के समूह के बारे में, बहुत बड़े बड़े चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, यह कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, माइक्रो यानी कि छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। क्लियर हो गया। और यह कौन बांटा था, तो यह रेगनर फिक्स ने, रेगनर फिक्स के अनुसार दो भागों में बांटा गया था, व्यष्टि और समष्टि। क्लियर हो गया। अब यहां से आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे एक आर्थिक क्रिया के आधार पर, एक कार्य के आधार पर, और एक स्वामित्व के आधार पर, तीन भागों में बांटा गया है। अब आर्थिक क्रिया के आधार पर तीन भाग है फिर से, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये वाला जितना भी बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कोई आया है तो यहीं से आया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से। आइए समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो वैसा कोई भी वस्तु जो कि डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वह कहलाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, यह सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा है कि मुर्गी पालन को किस नाम से जानते हैं, तो कुकर, याद रखें कुकर। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र समझ गए कि कृषि से संबंधित होगा, पशुपालन से, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, खनन मतलब होता है जो पृथ्वी में से हम लोग खुदाई करते हैं, जैसे कि कोयला उला हो गया, कोई खनिज निकाले तो उसको बोलते हैं खनन। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है यह जीडीपी में इसका योगदान होता है 17%। जीडीपी में योगदान होता है 17%। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या है। फिलहाल याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान होता है मात्र 17%, जबकि इसमें श्रमिक बल है 51%। श्रमिक बल यानी कि मजदूर लगता है 51%। आपको भी पता होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी ज्यादातर आदमी कृषि पर डिपेंडेड है, यानी बोल सकते हैं 51% लोग आज भी प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेड है। समझ गए यहां तक। द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो यही जो प्राकृतिक क्षेत्र है, इसी चीज से अगर कोई चीज हम निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वह कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र। देखिएगा द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो निर्माण और विनिर्माण का काम जहां भी चले, यह सभी का सभी होगा द्वितीय क्षेत्र। जैसे कि आटा चक्की का मशीन, गन्ना मशीन, ये फैक्ट्री, यह सभी सभी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जैसे समझिए फिर से, सपोज दैट गेहूं हम लोग बो दिए, गेहूं बोने के बाद उसको अगर काट दिए हम लोग, काटने के बाद जो चीज हम बना रहे हैं, जैसे कि आटा पीस रहे हैं, सपोज दैट आटा पीस रहे हैं, तो वह कहलाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र। ईख को हम लोग बो दिए, तो बोएंगे तो कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन वही बोने के बाद काट कर उसका जूस निकालेंगे, तो जूस जो निकाल रहे हैं तो यह कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र। क्लियर हो गया। अब निर्माण विनिर्माण का काम जितना भी होगा द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और इसमें जीडीपी में योगदान होता है इसका 29%, जबकि श्रमिक वाले यानी कि मजदूर इसमें काम करता है मात्र 22%। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को अगर कोई परिवहन का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, यह कहलाएगा तृतीय क्षेत्र। बोल सकते हैं सेवा क्षेत्र, सभी का सभी तृतीय क्षेत्र में आएगा। जैसे कि बोलेंगे यह प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है, जैसे कि परिवहन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग, नेता, कम्युनिकेशन, बैंक, शिक्षा, नौकरी, यह सभी के सभी आ जाएंगे किसमें, तृतीय क्षेत्र में। अब इसमें जीडीपी में योगदान इसका होता है 54% और श्रमिक बल लगता है 27%। देखिएगा गौर से अगर देखे होंगे तो पता चलेगा कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 17% है
जबकि तृतीय क्षेत्र का 54% सबसे ज्यादा। बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं से फायदा है तो तृतीय क्षेत्र फायदा करता देता है। मतलब जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है। और सबसे ज्यादा मजदूर कहां लगता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजदूर लगता है लेकिन पैसा कम आता है। तृतीय क्षेत्र में मजदूर कम लगता है लेकिन पैसा ज्यादा आता है। ठीक है, अब यहां से यहां तक एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोई भी चीज प्रकृति से जुड़ा होगा वह कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, सभी के सभी आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। जीडीपी में योगदान है 17%, श्रमिक बल है 51%। यही प्राथमिक क्षेत्र से कोई चीज बनाने का काम करेंगे कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र। जीडीपी में योगदान है 29%, श्रमिक बल है 22%। तृतीय क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को कहीं भी सेवा प्रदान करने का काम कोई करेगा तो वह कहलाएगा तृतीय क्षेत्र। इसमें जीडीपी का योगदान है 54%, जबकि श्रमिक बल है 27%। एक और क्वेश्चन आता है, क्या कोई व्यक्ति तीनों क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। जैसे कि हम सपोज दैट ईख बो दिए, ईख बोएंगे तो कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ईख को बोने के बाद काट कर उसका जूस पेरेंगे तो जो जूस पेरेंगे वह कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र, और वही जूस को अगर हम बेचने का काम करते हैं तो वह कहलाएगा तृतीय क्षेत्र। क्लियर हो गया, तो एक व्यक्ति तीनों काम कर सकता है। फिर से समझिए, जैसे कि गेहूं हम लोग बो दिए, गेहूं बोएंगे कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र। गेहूं बोने के बाद अगर हम उसको आटा पीसते हैं तो पीस दिए, या आटा पीसने के बाद कोई चीज बना दिए, जैसे कि सपोज लिट्टी बना दिए तो लिट्टी बनाएंगे कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र। वही लिट्टी को अगर हम बेचने का काम करते हैं तो कहलाएगा तृतीय क्षेत्र। अब क्लियर हो गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इधर आते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। कोई एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने से याद हो जाएगा। यहाँ पे संगठित क्षेत्र क्या है, तो जिस नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों निश्चित हो वह कहलाएगा संगठित क्षेत्र। समय फिक्स हो, वेतन फिक्स हो और काम क्या है यह फिक्स हो, यह सभी का सभी अगर हमारे पास मिलता है यानी कि कहलाएगा यह संगठित क्षेत्र। जैसे कि सरकारी नौकरी, इसमें होता है ना कि कितना दिन तक आप काम करिएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, कब कब छुट्टी मिलेगा, सब चीज लगभग फिक्स होता है, यह कहलाएगा संगठित क्षेत्र। या बहुत बड़े बड़े कोई कंपनी होता है वो लोग भी करता है ऐसे, कहलाएगा संगठित। इसके अपोजिट जो भी होगा वह कहलाएगा असंगठित क्षेत्र। सिंपल है। इसमें नौकरी का समय, वेतन तथा छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहता है। जैसे कि कृषि, दुकान, उद्योग, याद रखिएगा ये सब। जैसे कि कृषि करते हैं तो इसका कोई फिक्स नहीं है, कब पैसा आएगा नहीं आएगा, कब छुट्टी है, कोई चीज फिक्स नहीं है। दुकान अपने मन से आदमी खोलता है, कभी मन करेगा तो 8 बजे, कभी मन करेगा तो 10 बजे खोल दिए अपने मन के अनुसार। कोई भी छोटा छोटा उद्योग है, इसका भी कोई फिक्स नहीं होता है। जहां भी कोई चीज फिक्स ना हो वह कहलाएगा असंगठित। सब चीज फिक्स हो, फिक्स मतलब का शर्त, समय और वेतन तीनों चीज फिक्स हो कहलाएगा संगठित क्षेत्र। यहां ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। इधर आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी। आइए इसको समझते हैं। निजी तो समझ गए होंगे सबको कि कोई भी चीज किसी निजी व्यक्ति के हाथों में दे देना या प्राइवेट कर देना ना कहलाएगा निजी क्षेत्र। जैसे कि अभी तक सबसे ज्यादा निजी हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के समय में, सब चीज लगभग चीज प्राइवेट कर दिए हैं वो। तो ये चीज आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है केवल और केवल लाभ कमाना। कोई भी पार्टिकुलर पर्सन को दे दे, हम निजी व्यक्ति को सौंप देंगे तो वह चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारा लाभ हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र जिसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब बोल सकते हैं सरकारी धन, यानी इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। और सबसे बड़ी पब्लिक क्षेत्र की कंपनी है रेलवे, और रेलवे ही एक ऐसा है जोन है जहां पे सबसे ज्यादा मजदूर आज भी काम करते हैं रेलवे में। संयुक्त क्षेत्र क्या है, तो संयुक्त क्षेत्र को बोलते हैं पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। अब देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, तो सरकार और किसी निजी व्यक्ति, किसी निजी संस्था या कोई भी निजी व्यक्ति बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में आपसी जो समझौता होता है वही कहलाता है संयुक्त क्षेत्र। दो व्यक्ति के बीच में आपस में समझौता हो जाएगा
वह कहलाएगा संयुक्त क्षेत्र। अब समझौता क्यों होगा? तो जैसे सपोज दैट मोदी जी हो गए या कोई सरकार हो गया, किसी निजी संस्था को बोलेगा कि आप अपना काम करिए। जैसे मान लेते हैं हमको बोलेंगे कि आप पढ़ाइए, आपका दिशा मतलब आपका जो भी फंडिंग होगा पैसा वैसा से संबंधित यह हम देंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया कि हम पढ़ाएंगे और वो हमको क्या करेंगे, तो फंडिंग से संबंधित काम करेंगे, यानी कि पैसा वैसा से संबंधित। लेकिन दोनों के बीच में यह बात हरदम के लिए सही रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं साइन होगा। तो वही जो लेटर लिखाता है उसको बोलते हैं हम लोग MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों के बीच में यह बात फिक्स हुआ है कि आप हम देखेंगे अपना कोचिंग संस्था, वो हमको पैसा से संबंधित हेल्प करेंगे। जो भी लेटर होगा साइन होगा हरदम के लिए फिक्स होगा, वह कहलाएगा MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गया? अगला है सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या है? तो जब किसी कंपनी का दिशा निर्देश सरकार देती है तो वह कहलाएगा सहकारी। जैसे गांव में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति का समूह होता है, पैसा दिया जाता है और वो लोग क्या करते हैं कि सप्ताह सप्ताह पैसा आकर जमा करते हैं। तो बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति है लेकिन पैसा अपना चला आ रहा है, तो रियल में ज्यादातर निर्णय वही लेता है व्यक्ति, लेकिन उसका दिशा निर्देश सरकार के द्वारा थोड़ा सा दिया जाता है। यह कहलाएगा आपका सहकारी। याद रखिएगा, कोऑपरेटिव बैंक का संचालन कई लोगों के समूह द्वारा किया जाता है और लेकिन दिशा निर्देश कौन देगा? तो सरकार देगा। यह कहलाएगा सहकारी। यहां से यहां तक एक बार देखिए फिर से। निजी क्षेत्र क्या हो गया? तो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सब चीज सौंप देना कहलाएगा प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी संपत्ति बोल सकते हैं, जिस पर सरकार का पूर्ण अधिकार होगा, उसको कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र क्या है? तो किसी निजी व्यक्ति किसी निजी संस्था से सरकार का तालमेल बैठ जाना, यानी कि आपस में समझौता होना कहलाएगा संयुक्त क्षेत्र। और सहकारी क्या है? तो जब सरकार किसी व्यक्ति को अपना दिशा निर्देश देता है तो वह कहलाएगा सहकारी। तो क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में शायद नहीं आया हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से वीडियो को भगा कर देखिए स्पीड में, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। और इसका नोट्स जरूर बनाइए। जो इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड थोड़ा सा आता है क्वेश्चन ही, तो छोटा छोटा करके इसका 8-10 वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आसानी से हम लोग समझ सके। अगला वीडियो कुछ दिन बाद मिल जाएगा, तो ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।